बीड़ी पीना छोड़ दें। डॉक्टर कहते हैं कि गुटखा खाना छोड़ दें। अगर लीवर की सेफ्टी चाहिए, अगर हार्ट की सेफ्टी चाहिए, अगर इंटेस्टाइन की सेफ्टी चाहिए, अगर बसारत की सेफ्टी चाहिए, अगर चाहते हैं कि समाज बरकरार रहे, तो इन अननेसेसरी चीजों को छोड़ दें, गैर जरूरी चीजों को छोड़ दें। डॉक्टर आजकल अक्सर बोलते हैं कि बाहर का खाना पीना छोड़ दें। बाहर में वही एक ही तेल से कई तरह के सामान बना के आपको जहर देते हैं, आप वक्ती मजा लेने के लिए खाते हैं, अब उसे छोड़ दें। उससे आपका हार्ट के जो वेन्स हैं ब्लॉक हो जाएंगे, आपका शुगर लेवल हाई हो जाएगा, आपकी वीपी हाई हो जाएगी, यानी जो एक जनरल बीमारी बन गई है। डॉक्टर मना करते हैं कि बाहर के सामान को आप मत खाएं। ये जानने के बावजूद कि सिगरेट से कैंसर होता है, लेकिन आदमी आदत का गुलाम है, वो उसको पीता है। ये जानने के बावजूद कि पानी पूरी खाने से बहुत सारे नुकसानात होते हैं, लेकिन आदमी आदत का गुलाम है, उसको खाना पड़ता है। ये जानने के बावजूद कि खैनी और गुटखा से कैंसर होता है, लंग्स डैमेज होता है, और उसके बावजूद बंदा दिन में 100 पुड़िया खाता है। वह जानता है कि उसकी जबान मोटी हो जाएगी, वह जानता है कि कुव्वते गोयाई उसकी सल्ब हो सकती है, वह जानता है कि गुटखा खाने वाला जब कभी भी उसको डायरिया का मर्ज हुआ, किडनी के 100% फेल होने का खतरा रहता है। आए दिन इस तरह के केसेज आते हैं, लेकिन आदमी के पास अक्ल रहे तब न सोचे कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मुझे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, मुझे किस तरह का हेयर स्टाइल रखना है, किस तरह का नहीं रखना है। आदमी ने सोचना छोड़ दिया कि मैं क्या खाऊं, सिर्फ लग्जरियस लाइफ के पीछे। ये पीने में मजा आता है, ये खाने में मजा आता है, घूमने में मजा आता है। तो आज जब इस घूमने का गलत असर सेहत पे, सोसाइटी पे पड़ा, तब डॉक्टर चीखते हैं कि खबरदार, रात में 10 से ज्यादा ना जागें और जल्दी सुबह उठने में दिक्कत होगी, इससे आपकी हेल्थ चूर चूर हो जाएगी। आज 18 साल का जवान देखें, बिल्कुल चेहरा जैसे लगता है मुर्दार की तरह, आंखें धसी हुई, चेहरा चिपका हुआ, ऐसा लगता है कि रात भर नींद लेने के बाद भी ये मायूसियत का शिकार है। सेहत हासिल करने के लिए दूसरी कौमें बेदार हो गई। अब साहब वो रामदेव जी के पास उत्तराखंड जा रहे हैं। रामदेव जी कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ आओ, यानी कुदरती चीजों की तरफ आओ। जो चीजें नेचुरल हैं, जो चीजें आर्टिफिशियल हैं, उसको छोड़ दिया जाए, बनावटी चीजों को छोड़ दिया जाए और नेचुरल चीजों के पास आए, और आप नेचुरल एनवायरनमेंट में आप घूमें, यानी आप सुबह सवेरे जन्नती हवाओं में रहें। एसी की हवा ये आर्टिफिशियल हवा है, फैन की हवा ये आर्टिफिशियल हवा है। रात में 8 घंटे फैन के नीचे रहें, बदन सुबह सवेरे ऐंठने लगता है। एसी में आप रहें, अंदर से 8 घंटे सोने के बाद एक उलझन सी महसूस होती है, लेकिन सुबह की ठंडी हवाओं में आप घूमें, ऐसा लगता है जैसे जन्नत से सीधी हवा उसकी सेहत को दुरुस्त कर रही होती है। लोग कहते हैं सुबह की हवा एक तरफ, करोड़ों रुपए की दवा एक तरफ। जब आज सेहत खराब होने लगी, तब डॉक्टरों ने कहा कि गैर जरूरी सोना छोड़ दीजिए, गैर जरूरी खाना छोड़ दीजिए। जब आपस में तकरार बढ़ने लगी, तो डॉक्टरों ने कहा गैर जरूरी टॉक छोड़ दें। यानी कोरोना काल में पुलिस वाले डंडा मार मार कर रात के 9 बजे के बाद से लोगों को कहते थे घर जाओ, घर में रहो, सेफ रहो, घर में रहो, सेफ रहो, यानी बिल्कुल सुरक्षित रहो, बाहर मत घुमा करो। समंदर में जुहू चौपाटी के किनारे रात के 9 बजे के बाद लोग 2-2 बजे रात तक घूमते थे। पुलिस वाले डंडा मार मार के कहते थे घर में रहो, सेफ रहो, अपने घर में आइसोलेट रहो, सेफ रहो, यानी बाहर की हवाओं से बचते रहो। यही काम 1400 साल पहले पैगंबर आजम ने किया था। हुजूर ने कहा था, आज की तारीख में कहते हैं गैर जरूरी खाना, गैर जरूरी बोलना, गैर जरूरी पहनना, गैर जरूरी घूमना, ये तबाही का जरिया है। सेहत जाएगी, सुकून जाएगा, समाज में जीने की लज्जतें जाएंगी, जिंदगी की रंगीनियां खत्म हो जाएंगी। गैर जरूरी चीजों को छोड़ दो। जरूरी है रोटी चावल, जरूरी है चाउमीन नहीं, बर्गर नहीं, और गैर शराब नहीं, गैर गुटखा नहीं, गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे अगर जिंदा रहना है। गैर जरूरी दोस्ती, गैर जरूरी कपड़ा पहनना, गैर जरूरी दूसरों से ताल्लुकात कायम
कायम करना, अननेसेसरी चीज जो नेसेसरी एसेंशियल है उसको अपनाए, जो गैर जरूरी को छोड़ दें। कुर्बान रहमते तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे कि 1500 साल पहले न अमेरिका का वजूद था, न चाइना जापान के इल्म की कोई कहानी थी, हिंदुस्तान में एक मकतब तब नहीं था। 1500 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम मिलता है, बुद्धिस्टों की एक छोटा सा मकतब है, उसी का नाम नालंदा यूनिवर्सिटी है। वो भी उसकी कहानी भी 1100 साल की है। 1500 साल पहले हिंदुस्तान में न यूनिवर्सिटी थी, न कोई कॉलेज था, न अमेरिका नाम का कोई मुल्क था। अमेरिका नाम के मुल्क का पता 1495 में कोलंबस ने लगाया है कि अमेरिका नाम का कोई मुल्क है। चाइना जापान में विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। हिंदुस्तान में एक भी इंजीनियर उस वक्त मौजूद नहीं था। न फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नाम दुनिया जानती थी, न एस्ट्रोलॉजी न एस्ट्रोनॉमी का नाम दुनिया जानती थी। यानी शिक्षा के क्षेत्र में अनभिज्ञ थी, अज्ञानता का अंधकार था, इग्नोरेंस और जहालत का दबदबा था। उस मौके पे दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े मोहसिन, सबसे बड़े दुनिया के रिफॉर्मर, सबसे बड़े पैगंबर ने एक पैगाम दिया था। हुजूर ने कहा था, मिन हुस्न इस्लामिल मर्ए तर्कहु माला, यानी मुस्तफा ने कहा था एक आदमी के इस्लाम का हुस्न यह है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। यानी एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न है गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। तो जहां आज के लाखों दानिश्वर जिस पॉइंट पर आज मुत्तफिक हुए हैं, यही पैगाम तन्हा मुस्तफा ने 1500 साल पहले कहा था। यह इस बात की दलील है कि जहां दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद उसी प्लेटफॉर्म पे लौट के आना चाहती है जो प्लेटफॉर्म मुस्तफा ने 1500 साल पहले अता किया था। सरकार दो जहां दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम, आकाए दो जहां दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्मर, इसलिए हमारे लिए मॉडल कभी कोई फिल्म का एक्टर नहीं हो सकता है, हमारे लिए मॉडल कभी कोई एक्ट्रेस नहीं हो सकती है, हमारे लिए नमूना कभी कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हो सकता है, कभी कोई इब्राहिम लिंकन मेरे लिए कोई लीडर नहीं हो सकता है, हमारा आइडियल नहीं हो सकता। लीडर हो सकता है वह समाज का, मगर हमारे लिए आइडियल राजनीति से बहस करते हैं, सिर्फ कुर्सी हासिल करना उनका मकसद है। कैसे ढेर दिनों तक मैं सत्ते में बना रहूं, कैसे ढेर दिनों तक मेरी गवर्नमेंट कायम रहे, उसके लिए चाहे मानवता के उसूल की धज्जियां उड़ानी पड़े वह उड़ा देता है। उसके लिए चाहे जिस कलमदान का गलत इस्तेमाल करना पड़े वह कर जाता है। मकसद उसका जलील होता है थोड़ा सा कि ज्यादा दिनों तक मेरी हुकूमत कायम रहे। वो हमारी नशिस्त बर्खास्त के लिए मॉडल कभी नहीं हो सकता है। जिसकी नजर सिर्फ हुकूमत पर हो, जिसकी नजर सिर्फ कुर्सी पर हो, जिसकी नजर सिर्फ खाने पीने पर हो, यह कमजोरी है दुनिया के लीडरों की, यह कमजोरी है दुनिया के रहनुमाओं की। जब उसे थोड़ा सा कलमदान मिल जाता है वो अपने भाई भतीजे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो अपने समाज अपनी कौम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। नहीं देखा आपने कि हिंदुस्तान में जब कोई रेलवे मिनिस्टर बनता है, जिस स्टेट का हो, वह चाहता है कि इसकी भलाई सिर्फ मेरे स्टेट तक जाए। कभी रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, चाहते थे कि बिहार ही में रेल के सारे बेनिफिट्स चले जाएं। कभी लालू प्रसाद यादव जी रेलवे मंत्री थे, वह चाहते थे कि हिंदुस्तान में रेलवे का सारा मुनाफा बिहार चला जाए। कभी ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की रेल मंत्री थी, वह चाहती थी कि रेलवे का सारा फायदा मेरे बंगाल को पहुंच जाए। कभी सीके जाफर शरीफ कर्नाटका के रेल मंत्री थे, वो चाहते थे कि हमारे कर्नाटका को इससे फायदा पहुंचे। यानी जो कलमदान वजारत जिसके हाथ में आती है, यह इंसान की कमजोरी है, वो अपने भाई भतीजावाद में लग जाता है। इसलिए दुनिया में कोई भी ज़ाब्ता इंसान का बनाया हुआ वह फेल्योर हो चुका है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। जमहूरियत इंसान के लिए, इंसान आदमी के लिए, आदमी के जरिया आदमी का बनाया हुआ कानून है जमहूरियत। मगर जमहूरियत भी कमा हक को दुनिया में सुकून देने में असमर्थ है। रशिया में कम्युनिज्म वहां से चला, मगर रूस के हजार सैकड़ों दर्जनों टुकड़े हो गए। एक ज्योति बसु नाम का आदमी 30 साल तक हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर रहा,
लेकिन आज उसकी पार्टी की जैसी की तैसी हो गई। लोग किसी चीज को अपना जाती फार्मूला को चाहते हैं पूरी दुनिया पे नाफिज कर दें और हम कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में कम्युनिज्म फेल हो चुका है, दुनिया में डेमोक्रेसी भी फेल हो चुकी है, खुद साख्ता डेमोक्रेसी। दुनिया में इश्तराकियत, दुनिया में कैपिटलिज्म यानी कि मालदारों पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना, ये फार्मूला भी फेल हो चुका है। जबकि धीरे धीरे हिंदुस्तान में वही पूंजीवाद का दौर आता जा रहा है। मुट्ठी भर लोगों के पास दौलतें जा रही हैं। हिंदुस्तान का आदमी देखते ही देखते दुनिया के दौलतमंदों की सूची में वह शामिल हो रहा है और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर आने के लिए हाथ पांव मार रहा है। और हमारी हुकूमत भी उसी को और आगे बढ़ाने के पीछे लगी है। ये और बात है कि करोड़ों गरीब मजदूर महंगाई की तलवार से कट जाएं, पिस जाएं, मर जाएं, उसे इन करोड़ों गरीबों से मोहब्बत नहीं है, उसे चंद गिनती के उद्योगपति से मोहब्बत है जिनके पैसे से वो इलेक्शन लड़ेगा, जिनके पैसे को पानी की तरह बहा करके वह कुर्सियां खरीदेगा। यह इंसान का बनाया हुआ ज़ाब्ता फेल हो चुका है। इसलिए दुनिया में कम्युनिज्म भी फेल हो गया, डेमोक्रेसी फेल हो गई। तो निजाम किसका कामयाब है? जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है, यह इंसान अल्लाह का पैदा किया हुआ है। इंसान का कानून जब इंसान पे चलेगा तो इंसान की एक बड़ी बिरादरी उस फायदे से महरूम रहेगी। लेकिन जब इंसान के खालिक का कानून चलेगा तो अमेरिकियों का भला होगा, हिंदुस्तानी का भला होगा, चाइनीज का भला होगा। क्योंकि अल्लाह का कानून है वह सारे बंदों के लिए भला होगा। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा कि देख मुस्तफा को कैसे खाते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे जद्दोजहद वाली जिंदगी गुजारते हैं। मुस्तफा को कोई क्रिश्चियन भी देखे, जन्नत भले ना मिले दुनिया में कामयाब हो जाएगा। मुस्तफा को यहूदी क्यों ना देखे, भले जन्नत नहीं मिलेगी बदअकीदगी कुफ्र की वजह से, मगर दुनिया में कामयाब होगा। मुस्तफा को कोई गैर मुस्लिम देख के जिंदगी गुजारे, जन्नत नहीं मिलेगी मगर दुनिया में अच्छी जिंदगी मिलेगी, उसको एक कामयाब जिंदगी गुजारेगा। इसलिए दुनिया वाले नाकाम होते हैं कब? जब अपना उसूल चलाते हैं। लेकिन जिस दिन दुनिया में उसूल अल्लाह का चलेगा, जिस दिन दुनिया में कानून मुस्तफा का चलेगा, उस वक्त झोपड़ी में भी बादशाहों जैसी काबिल रश्क जिंदगी मिल जाएगी। यही वजह है कि जो हक पसंद लोग हैं, जो अक्ले सलीम से काम लेते हैं, जिनके पास बसारत है, जो कंसिडरेशन से काम लेते हैं, जो रिफ्लेक्शन से काम लेते हैं, जो थिंकिंग से काम लेते हैं, यानी जो सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, डिस्कवर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, उन लोगों की बोली कुछ और होती है। और जिनकी अक्लें छीन ली जाती हैं उनकी बोली कुछ और होती है। जैसे हिंदुस्तान में चंद लखेरों की अक्लें छीन ली गई। इन लुच्चों लफंगों ने उनकी जिंदगी के खिलाफ कीचड़ उछालना शुरू किया। किनकी जिंदगी? जिनकी जिंदगी बेदाग थी, जिनकी जिंदगी में किसी किस्म का कोई दाग नहीं था, जो रात रात भर सिर्फ इबादत करें, जिसके पाए अक़दस सूज जाएं, जिनके चूल्हे में 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगती हो, जो सिर्फ पानी और खजूर पे गुजर बसर करते हों, जिनका बचपन लाजवाब, जिनकी जवानी लाजवाब, नबूवत के ऐलान से पहले वाली 40 साल जिंदगी सिर्फ नेकियों से इबारत थी। ऐलान नबूवत के बाद वाली जिंदगी वह भी सिर्फ नेकियों से इबारत है। एक ऐसा शख्स जो कमाता है नबूवत के ऐलान से पहले ताकि गरीबों को खिलाए, ताकि बेवाओं को दे, ताकि मिस्कीनों को दे, ताकि मेहमानों की खिदमत करे। यानी सरकारे दो जहां, जब आपकी उम्र 12 साल की थी, अपने चचा के साथ जब आप बसरा गए, चचा के साथ मुल्क शाम गए, चचा के साथ यमन गए, उस वक्त बिजनेस करते थे, नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था। आपकी बिल्कुल चढ़ती हुई जवानी है, लेकिन पैसा कमा के करते क्या थे? करते थे गरीबों की खिदमत, बेवाओं की खिदमत, यतीमों की खिदमत, यानी बेचारों की खिदमत। जो समाज का नाकाबिल आदमी होता उसे काबिल कार बनाते थे। जो समाज की बेवा होती थी उसके सामान का इंतजाम फरमाते थे, बाजार से सौदा सलफ ला के देते थे,
वही अरब जहां के लोग ज़नाकारी में इतने लथपथ थे, एक पड़ोसी की बीवी की इज्जत गैर महफूज थी, अनसेफ थी, यहां तक कि अपनी सौतेली माओ से ज़िना करते थे लोग, उसे बाप के छोड़े हुए तरके की तरह उसकी बीवियों को भी इस्तेमाल करते थे। यानी शराब और ज़िना यह दौरे जाहिलियत का सबसे बड़ा कारनामा है, और आखिर जमाने में वही दौर लौट के आएगा, शराब और ज़िना पूरी दुनिया में गालिब हो जाएगा, हो जाएगी ज़िनाकारी, और शराब पानी से ज्यादा सस्ती हो जाएगी, लोग इस्तेमाल करेंगे। जो 2000 साल पहले जो दौर था, आखिर जमाने में वही दौर लौट के आएगा जहां इस तरह समाज के सारे लोग जीते हों। एक नौजवान ऐसे जी रहा है, न जबान बहकी है, न निगाह बहकी है, न हाथ बहका है, न पांव फिसला है, उस बदचलन समाज का बच्चा बोलता है कि अगर कैरेक्टर